हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार अपने यूट्यूब चैनल यूएन एकेडमी पे स्वागत करता हूं। आज हम बायोलॉजी का डिस्कस करेंगे, जो कि घटना चक्र जो रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको पता है कि ग्रुप डी हो या एनटीपीसी हो, खास करके ग्रुप डी में बहुत ज़्यादा साइंस का वेटेज रहता है। तो आज हम अपने बायोलॉजी को हम डिस्कस करेंगे आपके साथ, और आप इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहें, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, ताकि आने वाले जो भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपको मिले। और इस तरह से मैं टॉपिक वाइज और भी वीडियो बनाते रहूँगा, जिससे कि आपको फ़ायदा मिले, और अपने दोस्तों के भी शेयर करें। तो जैसा कि ये बुक देख रहे हैं, ये बुक का फ्रंट कवर है दोस्तों। और टाइम बचाते हुए चलते हैं आगे की ओर अपने टॉपिक में, जहाँ की हम स्टार्टिंग करेंगे बायोलॉजी से। ठीक है, देखिए जीएस दृष्टि आ गया, जीएस दृष्टि यहाँ से समान विज्ञान आ गया। यहाँ से हम दोस्तों स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहले आ जाते हैं बायोलॉजी में। बायोलॉजी यहाँ है क्या दोस्तों, इसका बायोलॉजी का पहले समान परिचय करेंगे। परिचय देखिए क्या होता है बायोलॉजी। जैसे देखिए, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, ये लेमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। ठीक है दोस्तों, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था, लेमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। और बायोलॉजी के जनक कौन है, तो ये अरस्तु है। ठीक है, जिसको इंग्लिश में एरिस्टोटल कहा जाता है, और हिंदी में दोस्तों पढ़ने के बाद अरस्तु है। ठीक है, उसका ये प्रमुख शब्दावली बायोलॉजी के जो इंपॉर्टेंट शब्दावली है, क्योंकि इस पॉइंट से क्वेश्चन डायरेक्ट आपको पूछा जाएगा। इसमें कुछ भी ये नहीं है टॉपिक, बस याद कर लीजिए शब्दावली, और डायरेक्ट वहाँ पे टिक करना है एग्जाम हॉल में। जैसे देखिए क्या चीज़ हो गया, एपी कल्चर। एपी कल्चर हो गया दोस्तों मधुमक्खी पालन। नेक्स्ट हमारा है एवी कल्चर। एवी कल्चर हो गया पक्षी पालन। उसके बाद दोस्तों पीसी कल्चर। पीसी कल्चर हो गया मछली पालन। उसके बाद सेरीकल्चर। सेरीकल्चर दोस्तों क्या हो गया, रेशम कीट पालन हो गया। सेरीकल्चर यहाँ से आ जाइए। उसके बाद है हमारा सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर है दोस्तों वन संवर्धन। क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा याद हो जाएगा इसमें, इसलिए क्योंकि डिस्कस के साथ साथ इसमें चित्र भी दिया हुआ है। और कोई भी चीज़ देखने से सुनने से ज़्यादा उसको अगर उसमें फिगर, जैसे मान लीजिए मैप पढ़ते हैं, तो मैप पढ़ने के बाद मैप कैसे याद आता है, क्योंकि हम मैप को देखते हैं इस वजह से। तो इसमें पिक्चर दिया हुआ है तो आपको ज़्यादा कवर होगा, इसलिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। जैसे देख लीजिए क्या है, ओलेरी कल्चर। ओलेरी कल्चर में दोस्तों क्या है, सब्जियों का अध्ययन है, सब्जियों का यानी सब्जियों की कृषि जो भी हो। उसके बाद आइए हार्टिकल्चर। हार्टिकल्चर हो गया दोस्तों बागवानी। उसके बाद पोमोलॉजी। पोमोलॉजी में हो गया क्या चीज़, फलों की खेती, पोमोलॉजी। उसके बाद हमारा है बीटी कल्चर। बीटी कल्चर में है अंगूर की खेती। उसके बाद है एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी है फसल की खेती, एग्रोनॉमी में। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों आगे हमारा, आगे है जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। ठीक है, तो बायोलॉजी का प्रमुख शाखाएं जो भी ब्रांच है क्या क्या है उसको हम इसमें देखेंगे। ठीक है, पहले से हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए क्या है, थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं ताकि अच्छे से देखिए। ठीक है, देखिए ये हो गया दोस्तों, जैसे जूलॉजी। जूलॉजी के अंतर्गत क्या होता है, जंतुओं का अध्ययन जूलॉजी में क्या होता है। ठीक है, उसके आगे है दोस्तों बॉटनी। बॉटनी में पादप का अध्ययन होता है, बॉटनी में पादप का अध्ययन होगा। उसके बाद है दोस्तों हमारा पैडोलॉजी। पैडोलॉजी में क्या होता है, मृदा का अध्ययन पैडोलॉजी में होता है दोस्तों। उसके बाद इधर आ जाइए जेरोंटोलॉजी। जेरोंटोलॉजी में क्या है, मनुष्य की वृद्धा अवस्था संबंधी अध्ययन, जेरोंटोलॉजी। उसके बाद दोस्तों ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी में अस्थियों का अध्ययन, यानी बोन, स्टडी ऑफ बोन जिसको बोल सकते हैं हम इंग्लिश में, स्टडी का अध्ययन। उसके बाद दोस्तों डर्मेटोलॉजी में है त्वचा का अध्ययन। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ट्रैफोलॉजी। ट्रैफोलॉजी में है पोषण विविधियों का अध्ययन, किसमें है, ट्रैफोलॉजी में। ठीक है, अब आ जाइए आगे, आगे है हार्पेटोलॉजी। हार्पेटोलॉजी में है उभयचर हो गया, सरीसृप हो गया, वो सब का अध्ययन किया जाता है किसमें, हार्पेटोलॉजी में। तो दोस्तों ये मेरा था क्या चीज़, जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं थे। अब चलते हैं इसमें आगे। इसमें आगे है दोस्तों कि कौन सा साइंटिस्ट जो भी थे, कौन सा सिद्धांत दिए थे, उसके सिद्धांत के बारे में हम पढ़ेंगे। देखते हैं आगे, लेमार्कवाद। लेमार्कवाद जैसे देखिए, इनको जनक किसको कहा जाता है, फ्रांसीसी वैज्ञानिक जीन बैप्टिस्टे दी लेमार्क। ठीक है, इनका पुस्तक का नाम क्या है, फिलोसफी जूलॉजिक, इनके पुस्तक का नाम। इसका अन्य नाम क्या है, उपार्जित लक्षणों वंशागति सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, इसका लेमार्कवाद इसका इसमें उदाहरण है कि जिराफ की गर्दन का लंबा होना, सांप के पैर को गायब हो जाना। आपको पता है जिराफ का गर्दन कितना लंबा होता है, उसके बाद सांप का पैर नहीं होता है। नेक्स्ट आ जाइए डार्विनवाद। डार्विनवाद में है दोस्तों
डार्विनवाद, इसमें डार्विनवाद के जनक कौन थे? ब्रिटिश वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन, ठीक है। उसके बाद है पुस्तक, इनके पुस्तक में प्राकृतिक चुनाव, ठीक है, प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति, जो कि 1859 में हुआ था। उसके बाद देखिए अन्य नाम इसका क्या है? प्राकृतिक वर्णवाद, ठीक है, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इसको कहते हैं। उसके बाद ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का सिद्धांत दिया था इसने, किसने? डार्विनवाद ने। उसके बाद आज ये दोस्तों नेक्स्ट हमारा है उत्परिवर्तनवाद। उत्परिवर्तनवाद के जनक कौन है? हॉलैंड के हुगो डी ब्रिज, ठीक है। उत्परिवर्तनवाद के जनक कौन है? हॉलैंड के हुगो डी ब्रिज है। उसके बाद तो दोस्तों है इनके प्रयोग वस्तु में सांध प्रिमरोज, जो कि आइनोथेरा लेमार्की आना, ठीक है, और इनका अन्य नाम क्या है? उत्परिवर्तन सिद्धांत, ठीक है, अन्य नाम इसका है उत्परिवर्तन सिद्धांत। इसको क्या कहते हैं? म्यूटेशन थ्योरी कहते हैं। अब चलते हैं दोस्तों आगे हमारा, जैसे देखिए इसमें कहता है कि जिराफ के बारे में बताया है कि जिराफ का गर्दन कैसे लंबा क्या हो गया। इसमें देखिए इसमें कहता है कि घास की उपलब्धता से अगली टांग व गर्दन कम उपयोग करने के कारण इसकी लंबाई कम हो गई। जैसे देखिए जिस पार्ट का हम यूज कम करेंगे तो धीरे धीरे क्या हो जाता है, उससे काम करने में नहीं हो। जैसे मान लीजिए हम लोग अगर कोई आदमी अगर बाएं हाथ से काम कर रहा है तो उसको बायां हाथ से ही काम करने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर कोई दायां हाथ से काम कर रहा है तो दायां हाथ से करेगा, उसको बोलिएगा बायां हाथ से करने के लिए तो नहीं हो पाएगा। तो वही चीज़ इसमें है कि जब जिराफ को जब घास की उपलब्धता होने लगा तो उपलब्धता अगर बहुत ज़्यादा था तो उसका उपयोग कम करता था गर्दन का, वो झुका के खा लेता था, इस वजह से उसकी गर्दन क्या होता है? छोटा हो गया। उसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट में कि ऊंचा वृक्ष की पत्ती खाने के लिए अगली टांग और गर्दन का उपयोग अधिक करने के कारण इसकी लंबाई क्या हो गई? अधिक हो गई, ठीक है, जब पैर उसको ऊंचा मिलने लगा तो, ठीक। अब आज ये दोस्तों इसमें है लेमार्कवाद के अनुसार अंगों के उपयोग का अनुप्रयोग प्रभाव जिराफ के उत्विकास क्रम में रेखाचित्र दिया हुआ है, जो कि हम लोग पढ़ लिए हैं। अब आज ये आगे है कि जीव जंतुओं का विकास क्रम, जीव जंतु का कैसे कैसे विकास हुआ। जैसे एक में आ जाइए प्रोटेरोजोइक, क्या है? प्रोटेरोजोइक है। इसमें घटना क्या हुआ? प्रथम मेटाजोआ, उसके बाद जंतुओं का पहला चिन्ह इसके अंतर्गत है। नेक्स्ट है पेलियोजोइक। पेलियोजोइक में क्या है दोस्तों? पार्मियन सरीसृप की उन्नति। नेक्स्ट है कार्बोनिफेरस, इसमें प्रथम सरीसृप बीजयुक्त फर्न्स। नेक्स्ट हमारे दोस्तों है डेबो, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं आपको दिखेगा अच्छे से। डेबोनियन प्रथम उभयचर जबड़े वाली मछलियाँ। उसके बाद है दोस्तों सिल्यूरियन है प्रथम संवहनी युक्त धरातलीय पौधे। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों ऑर्डोविशियन में है मेटाजोअन जीवों का विकास। उसके बाद कैम्ब्रियन में है प्रथम मछली प्रथम रज्जु की, ठीक है। अब आज ये आगे में है क्रिटेशियस में है डायनासोर की विलुप्ति इसी में है। उसके बाद प्रथम प्राइमेट का विकास। उसके बाद है फूल वाले पौधों की उत्पत्ति, किसमें? क्रिटेशियस में है ये सब, ठीक है। आगे आ जाइए जुरासिक में है दोस्तों पहली चिड़िया का विकास, डायनासोर की उन्नति, किसमें है? जुरासिक में है, ठीक है। जुरासिक में है पहली चिड़िया का विकास और डायनासोर की उत्पत्ति। नेक्स्ट है ट्रियासिक में है दोस्तों प्रथम स्तनपायी और प्रथम डायनासोर, किसमें? ट्रियासिक में। अब आज ये आगे हमारा कहता है क्वाटरनरी, ठीक है। क्वाटरनरी में है मानव का उद्विकास है क्वाटरनरी में। उसके बाद नियोसीन में है स्तनपायियों की विविधता। उसके बाद पोलियोसीन में भी दोस्तों वही है, क्या चीज़? स्तनपायियों की विविधता। अब चलते हैं दोस्तों आगे हमारा है टैक्सोनॉमी, जिसको कि वर्गीकरण कहते हैं, ठीक है। टैक्सोनॉमी वर्गीकी जिसको कहते हैं। अब जब वर्गीकरण की परिभाषा क्या है टैक्सोनॉमी की परिभाषा यही है कि जीवों को उनकी समानताओं के आधार पर छोटे छोटे समूह में बांटना, उसी को क्या कहते हैं? वर्गीकरण यानी टैक्सोनॉमी कहते हैं। टैक्सोनॉमी के जनक अगर आपसे पूछा जाए तो टैक्सोनॉमी के जनक कौन होता है? कैरोलस लिनियस होता है टैक्सोनॉमी के जनक। उसके बाद दोस्तों पांच जगत प्राणी के जनक क्या है? हुईटेलर, जिसको कि क्या कहते हैं? R.H. हुईटेलर इसका फुल नाम है दोस्तों, इसको आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी ऑप्शन में शॉर्ट नेम भी पूछ देता है और भी फुल नेम भी पूछ देता है। अब आज ये हम लोग आते हैं कहाँ पे? अपना किंगडम में। 5 जगत है इसका। पहले हम इसका
कर लेते हैं क्लियर। देखिए 5 किंगडम्स हैं। किंगडम्स में क्या क्या है दोस्तों, जैसे है मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, कवक हो गया, पादप हो गया और जंतु हो गया। ये सब क्या है, किंगडम है, ठीक है, यानी 5 जगत है। अब उसको हम बारी बारी से पढ़ेंगे। जैसे देख लीजिए, जैसे इधर देखिए, जैसे मोनेरा, जैसे क्या हो गया, एक कोशिकीय हो गया। उसके बाद क्या है, प्रोकैरियोटिक जीव, उदाहरण में है माइकोप्लाज्मा, जीवाणु और साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, इसका एग्जाम्पल में। अब इधर आ जाइए, इधर है प्रोटिस्टा में कि यूकेरियोटिक जीव है। उसके बाद है आगे में उदाहरण में शैवाल एवं प्रोटोजोआ, शैवाल और प्रोटोजोआ। नेक्स्ट हमारा है इधर आ जाइए दोस्तों, कवक में, इसमें है यूकेरियोटिक, अधिकांशतः क्या होता है, बहुकोशिकीय। उसके बाद दोस्तों उदाहरण में इसका है ईस्ट हो गया, मशरूम हो गया, काइटिन निर्मित कोशिका भित्ति हो गया, ठीक है। अब आ जाइए दोस्तों पादप में। पादप में इधर है दोस्तों स्वपोषी, ठीक है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अनावृत एवं आवृतबीजी, ठीक है। तो क्या हो गया दोस्तों, इसमें स्वपोषी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अनावृत एवं आवृतजीवी। अब आ जाइए इसमें जंतु में। जंतु में है सभी उपभोक्ता जीव। उसके बाद क्या है, कशेरुकी। उसके बाद क्या है, अकशेरुकी। तो दोस्तों आज इधर हम ये सब हम पढ़ लिए, क्या चीज़, इसका जो 5 जगत है, ये 5 जगत हम पढ़ लिए। अब आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट में क्या है दोस्तों, मोनेरा, ठीक है। नेक्स्ट में हमारा है मोनेरा। मोनेरा में देखते हैं क्या है, जैसे हो गया माइकोप्लाज्मा, मोनेरा के अंतर्गत माइकोप्लाज्मा हो गया। यह स्वतंत्र जीवन यापन वाले करने वाले सूक्ष्म जीव, जिसके प्रजनन में क्या होता है, समर्थ होता है, प्रजनन में समर्थ होता है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया का अन्य नाम क्या है, नीलहरित शैवाल, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया का अलग नाम क्या है, नीलहरित शैवाल है। आगे आ जाइए जीवाणु। जीवाणु में सरल तथा एक कोशिकीय जीव, सूक्ष्म जीव, जैसे ये होता है 2 प्रकार के, कौन कौन, एक होता है परपोषी, एक होता है स्वपोषी, परपोषी और स्वपोषी। अब आते हैं दोस्तों आगे में, आगे देखते हैं कवक। कवक में क्या क्या है, कवक में होता है दोस्तों पर्णहरिम रहित होता है, यानी नो क्लोरोफिल इसको कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद थैलोफाइटा, उसके बाद परपोषी, उसके बाद दोस्तों काइटिन निर्मित कोशिका भित्ति, उसके बाद है कवक का अध्ययन, माइकोलॉजी इसको कहते हैं, कवक का अध्ययन को। उसके बाद दोस्तों कवक प्लस शैवाल यानी लाइकेन, क्या है, लाइकेन दोस्तों कवक और शैवाल के मिलने से बनता है। उसके बाद देख लीजिए दोस्तों उदाहरण के अंतर्गत, उदाहरण में आता है खमीर हो गया, कुकुरमुत्ता हो गया और लाइसोसोम हो गया, ठीक है, राइजोपस, ठीक है। खमीर हो गया, कुकुरपत्ता हो गया और राइजोपस हो गया। अब इसको दोस्तों फिगर में भी देख सकते हैं, ये सब कवक का उदाहरण है। अब चलते हैं आगे की ओर। अब आ जाइए प्रोटिस्टा में, ठीक है। प्रोटिस्टा में दोस्तों देखते हैं पादप के समान। पादप के समान में इसमें देखेंगे क्या चीज़, क्राइसोफाइटा, ठीक है, क्राइसोफाइटा। उसके बाद डाइनोफ्लैजेलेट, उसके बाद यूग्लिनोइड। उसके बाद है दोस्तों इधर जंतु के समान में आ गया, पहले हम इधर देख लेते हैं। क्राइसोफाइटा में है डाइटमस, उसके बाद दोस्तों डिस्टमस, ठीक है। डाइटमस में है कि सबसे बड़े प्रकाश संश्लेषी, ठीक है, डाइटमस में क्या है, सबसे बड़े प्रकाश संश्लेषी है। उसके बाद है दोस्तों मेरा डिस्मिड्स है सुनहले शैवाल, ठीक है। अब आते हैं आगे में। आगे में दोस्तों है यूग्लिनोइड। यूग्लिनोइड के अंतर्गत क्या है, इसके अंतर्गत है यूग्लिना। उसके बाद है मैक्सोट्रॉपिक पोषण, उसके बाद जंतु तथा पादप के बीच संयोजी कड़ी, ठीक है, जंतु तथा पादप के बीच संयोजी कड़ी, किसको क्या कहते हैं, यूग्लिनाइड यानी यूग्लिना कहता है। उसके बाद ये जंतु के समान स्लाइम मोल्ड, ठीक है, जंतु के समान में क्या है, स्लाइम मोल्ड है। उसके बाद है कवक के समान, ठीक है। अब आ जाइए इसमें है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के अंतर्गत तो क्या है दोस्तों, एक कोशीय, अमीबा, उसके बाद पैरामीशियम, उसके बाद ट्रिपैनोसोमा, ठीक है, ट्रेपेनोसोमा। अब आ जाइए दोस्तों इसमें पादप जगत में। पादप जगत में दोस्तों इधर डिस्कशन है, इधर इसका फिगर दिया हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं अब पादप जगत में दोस्तों, जैसे हो गया थाइलोफाइटा। थाइलोफाइटा होता है सरल शारीरिक संरचना, ठीक है, थाइलोफाइटा के अंतर्गत होता है सरल शारीरिक संरचना। थाइलोफाइटा के अंतर्गत दोस्तों शैवाल, बैक्टीरिया, कवक, ये सब होता है किसके अंतर्गत, थाइलोफाइटा के अंतर्गत। थाइलोफाइटा में सर्वव्यापी, इसका उदाहरण क्या होता है दोस्तों, स्पायरोगायरा, उसका उदाहरण क्या होता है, स्पायरोगायरा होता है। अब आ जाइए दोस्तों ब्रायोफाइटा में।
ब्रायोफाइटा क्या होता है, ये उभयचर होता है ब्रायोफाइटा। उसके बाद दोस्तों संवहनीय उत्तक की अनुपस्थिति होता है इसमें, और इसका उदाहरण होता है मॉस और मर्केसिया। मॉस और मर्केसिया किसका उदाहरण है, ब्रायोफाइटा का। अब आज ये टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में होता है संवहनीय उत्तक, टेरिडोफाइटा संवहनीय उत्तक उपस्थित होता है। इसके उदाहरण में होता है फर्न, हॉर्सटेल और मार्सिलिया, ठीक है, टेरिडोफाइटा में, ध्यान रखिएगा। उसके बाद है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म है दोस्तों, इसका जिम्नो में क्या होता है, ये नग्न होता है। उसके बाद स्पर्मा बीज, उसके बाद बहुवर्षीय एवं सदाबहार, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं दोस्तों उदाहरण के लिए, उदाहरण में इसका क्या है, पाइनस तथा साइकस, ठीक है। जिम्नोस्पर्म में क्या है, पाइनस एवं साइकस। उसके बाद आइए दोस्तों इंजियोस्पर्म। इंजियोस्पर्म जैसे देखिए दोस्तों आम, पपीता, अमरूद, ये सब जो है इंजियोस्पर्म का तरह, जैसे देखिए आवृत बीजी, ठीक है, आवृत बीजी। एंजियो मतलब ही होता है ढका हुआ, ढका हुआ। इसका अन्य नाम क्या होता है दोस्तों, पुष्पीय पादप। अन्य नाम क्या है, पुष्पीय पादप है। नेक्स्ट है, यह क्या होता है, फलीदार होता है, फलदार। उसके बाद आम, अमरूद, पपीता, देख ही रहे हैं, इसका जो भी दिया हुआ है सब आपके साथ फिगर के साथ दिया हुआ है, ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब चलते हैं आगे की ओर। आगे है दोस्तों पादपों के भेद, ठीक है। पादपों के भेद में क्या क्या है दोस्तों, पादपों के भेद में जैसे क्रिप्टोगैम होता है, एगो फेनरोगैम, ठीक है। क्रिप्टोगैम के अंतर्गत है अप्रत्यक्ष जननांग, क्रिप्टोगैम के अंतर्गत। उसके बाद बीज उत्पन्न करने में सक्षम, इसका एग्जाम्पल है थैलोफाइटा हो गया, ब्रायोफाइटा हो गया और टेरिडोफाइटा हो गया। क्रिप्टोगैम के अंतर्गत आता है, इसका एग्जाम्पल है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। अब इधर आ जाइए फेनरोगैम्स में। फेनरोगैम्स में दोस्तों पूर्ण विकसित जनन अंग होता है, बीज उत्पन्न करने में सक्षम होता है फेनरोगैम्स। इसका उदाहरण है जिम्नोस्पर्म एवं एंजियोस्पर्म, ठीक है। इसका क्या है, फेनरोगैम का एग्जाम्पल क्या है, जिम्नोस्पर्म एवं एंजियोस्पर्म। अब चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। आगे ये कहता है प्राणी जगत का वर्गीकरण, ठीक है, प्राणी जगत का वर्गीकरण। इसमें दोस्तों कोशिका स्तरीय संरचना, जिसको कि संघ पोड़ीफेरा कहते हैं, ठीक है, संघ पोड़ीफेरा ये हो गया। उसके बाद ये उत्तक स्तरीय संरचना, उत्तक स्तरीय संरचना में से हो गया देह गुहाधारी, कूट देह गुहाधारी, बाह्य त्वचा एवं जठर त्वचा के बीच देह गुहा का अभाव, ठीक है। आगे है नेमेटोडा, ठीक है, नेमेटोडा हो गया। उसके बाद इसमें क्या है, प्लेटीहेल्मिंथीज सेंट्रीटेटा, ठीक है, सेंट्रीटेटा इसका हो गया। उसके बाद अजी आगे है, आगे हमारा दोस्तों मेसोडर्म कोशिका का विकास, ठीक है, मेसोडर्म कोशिका का विकास, एनेलिडा, मोलस्का एवं आर्थ्रोपोडा, इसके अंतर्गत आता है एनेलिडा, मोलस्का एवं आर्थ्रोपोडा, ठीक है। अब इसमें है अंतः स्तर की थैली से देह गुहा बनना। इसको इसमें दोस्तों देखते हैं दो टाइप दिया है। एक दिया है क्या चीज़, नोटोकार्ड युक्त, और उसके बाद है नोटोकार्ड विहीन, ठीक है। नोटोकार्ड विहीन में दोस्तों है इकाइनोडर्मेटा, उसके बाद है कॉर्डेटा। कॉर्डेटा में देखते हैं क्या क्या है दोस्तों, कॉर्डेटा में है कि लार्वा में अवशेषी नोटोकार्ड, उसके बाद है नोटोकॉर्ड की जगह मेरुदंड, ठीक है। इसमें है प्रोटोकार्डेटा, उसके बाद है कशेरुकी। कशेरुकी में देखते हैं क्या क्या है दोस्तों, कशेरुकी में देखते हैं क्या है, साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लोस्टोमेटा देख रहे हैं, ये सब फिगर दिया हुआ है। उसके बाद सरीसृप, सरीसृप ये हो गया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आ गया पक्षी वर्ग में, उसके बाद है मत्स्य, ठीक है, उसके बाद क्या है, मत्स्य हो गया। उसके बाद दोस्तों स्तनपाई, स्तनपाई में देख रहे हैं क्या क्या है, स्तनपाई हो गया। उसके बाद उभयचर में क्या हो गया, मेढक, ठीक है। अब आ जाइए दोस्तों आगे में, आगे वर्गीकरण कहता है पादप जगत का वर्गीकरण, ठीक है। पादप जगत का वर्गीकरण में क्या क्या है दोस्तों, इसमें है विभेदित पादप शरीर और बिना विभेदन वाले पादप शरीर। विभेदित पादप शरीर में क्या है, बिना संवहनी उत्तक के और संवहनी उत्तक युक्त, यानी दो टाइप का है, एक होता है बिना संवहनी उत्तक के और एक होता है संवहनी उत्तक युक्त होता है। बिना संवहनी उत्तक के अंतर्गत क्या आता है, ये आता है ब्रायोफाइटा, ठीक है। उसके बाद संवहनी उत्तक के अंतर्गत क्या आता है दोस्तों, संवहनी उत्तक में आ जाइए, संवहनी उत्तक में इधर है बीज रहित, उसके बाद बीज युक्त। बीज रहित में आ जाइए दोस्तों टेरिडोफाइटा, बीज रहित में टेरिडोफाइटा हो गया। उसके बाद नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों बीज युक्त में क्या क्या होता है, जैसे द्विबीजपत्री, दो बीज वाले पत्र को द्विबीजपत्री कहते हैं और एक बीज वाले पत्र को एक बीजपत्री कहते हैं। अब देखते हैं इसमें बिना विभेद वाले, ये सब तो अभी जो देखे वो क्या था,
विभेदित पादप शरीर था। ठीक है, अब देखते हैं बिना विभेदन वाले पादप शरीर। बिना विभेदन वाले में क्या है, यह है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा के अंतर्गत क्या है, शैवाल, कवक और बैक्टीरिया इसमें आता है। उसके बाद इसमें आगे है दोस्तों एक बीजी पत्री में, वो तो देख लिए, एक बीज पत्री द्विबीज पत्री किसको कहते हैं, यानी दो बीज वाले पत्र को द्विबीज पत्री कहते हैं और एक बीज वाले पत्र को एक बीज पत्री कहते हैं। अब आते हैं जंतु जगत के प्रमुख संघ, जिसको फाइलम कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या किया है। देखिए इसमें पेरिफेरा यानी छिद्र धारक। ठीक, इसमें क्या होता है, असंख्य छिद्र युक्त शरीर होता है, शरीर में स्पंज गुहा होता है, अनुनाम स्पंज। उसके बाद उदाहरण में साइकोन एवं स्पंजिला। ठीक है, साइकोन एवं स्पंजिला। नेक्स्ट में देखते हैं सेलिटेंट्रा। सेलिटेंट्रा में है निडेरिया जो कि जलीय जंतु। उसके बाद भोजन पकड़ने हेतु मुख के चारों ओर धागे जैसी संरचनाएं होती है। ठीक है, इसमें आगे देखते हैं इसका उदाहरण में क्या क्या है दोस्तों। उदाहरण में है मूंगा हो गया, हाइड्रा हो गया, उसके बाद जेलीफिश हो गया, उसके बाद सी एनीमोन हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे है जंतु जगत के प्रमुख संघ। जंतु जगत के प्रमुख संघ में देखते हैं, जंतु जगत के प्रमुख संघ में आ जाइए, क्या है, टिनोफेरा। ठीक है, थोड़ा जूम कर लेते हैं, आपको दिखे अच्छे से। टिनोफेरा में है सिलेंटेरेटा से गहन संबंध, कंघी जैसे चलांग। उसके बाद नेक्स्ट है अधिकांश क्या होता है, पारदर्शी होता है उस अधिकांशता। उसके बाद होता है उदाहरण इसका समुद्री अखरोट, कॉम्ब जेली, ये सब किसका उदाहरण है, टिनोफेरा का। ठीक है, अब देखते हैं आगे में प्लेटी है मिल्थीज में। इसमें क्या है दोस्तों, देह गुहा रहित 3 स्तरीय शरीर, चपटा शरीर, उभयलिंगी, अविकसित पाचन तंत्र, उत्सर्जन हेतु फ्लेम कोशिका। इसमें एग्जाम्पल है दोस्तों प्लेनेरिया उदाहरण में, और के बाद लीवर फ्लोक। ठीक है, इसका एग्जाम्पल में है। अब चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। ये सब ध्यान रखिएगा, देखिए थोड़ा सा नाम उल्टा पुल्टा है, लेकिन ध्यान रखिएगा क्योंकि यही सबसे क्वेश्चन उठा के डाल देता है, तो स्टूडेंट को थोड़ा लगता है कि कहाँ से क्वेश्चन डाल दिया है। देखते हैं दोस्तों, उसके बाद क्या है स्केलमिनथीज। स्केलमिनथीज में क्या है, लंबे बेलनाकार अखंडित कृमि, जिसके अस्पष्ट क्या है, आहार नाल, नर छोटा, उसके बाद मादा बड़ी। नेक्स्ट है दोस्तों उत्सर्जन प्रोटोन फ्रीडिया द्वारा एक लिंगी तथा आंतरिक निषेचन, एक लिंगी तथा आंतरिक निषेचन। इसके उदाहरण में है एस्केरिक, जिसको कि गोल कृमि कहते हैं, थ्रेड वर्म, उसके बाद बुचरेरिया, उसके बाद फाइलेरिया की कृमि, जिसको कहते हैं किसको, फाइलेरिया की कृमि। ठीक है, अब दोस्तों आगे है इसमें एनिलिडा में। ठीक है, एनिलिडा में देखते हैं क्या क्या है। एनिलिडा में देखते हैं ये क्या है, लंबा द्विपार्श, उसके बाद क्या है दोस्त, सममित एवं कई खंडों में बटा शरीर होता है किसका, एनिलिडा ग्रुप के। उसका उत्सर्जन हेतु वृक्क। उसके बाद दोस्तों काइटिन से बने सीटी द्वारा प्रजनन, सामान्यतः त्वचा द्वारा श्वसन, एक लिंगी और उभयलिंगी दोनों। इसमें उदाहरण क्या होता है, केंचुआ और जोंक। एनिलिडा में, एनिलिडा का उदाहरण क्या होता है, केंचुआ और जोंक। और इसमें जो दोस्तों उदाहरण पढ़ रहे थे, इसमें उदाहरण क्या था, इसमें था एस्केरिक, थ्रेडवर्ड एवं बुचरेचिया। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों ऑर्थोपोडा में। ऑर्थोपोडा में देखते हैं दोस्तों, ऑर्थोपोडा में क्या है, ऑर्थोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ होता है। कौन सा होता है, ऑर्थोपोडा। ये 3 भागों में शरीर का विभक्त होता है। इसमें एक होता है सिर, वक्ष और उदर। ठीक है, नेक्स्ट है खुला परिसंचरण तंत्र होता है, संधि युक्त पाद होता है। नेक्स्ट है उदाहरण के लिए झींगा मछली, तितली, मक्खी, मकड़ी और बिच्छू। ये सब किसके अंतर्गत आता है, ऑर्थोपोडा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आ जाइए दोस्तों मोलस्का में। मोलस्का में अब देखना है श्वसन हेतु गिल्स एवं टिनेडिया। ठीक है, इसमें होता है कि श्वसन हेतु गिल्स एवं टिनेडिया होता है, खुला परिसंचरण तंत्र होता है, उत्सर्जन हेतु गुर्दे, उसके बाद कवच युक्त शरीर, उसके बाद रंगहीन खून। उदाहरण में क्या है, सीपी है, घोंघा है, ऑक्टोपस है। किसका उदाहरण, मोलस्का का। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछता है डायरेक्ट, मोलस्का किस संघ के अंतर्गत, मोलस्का के अंतर्गत कौन सा आता है, वो सब 1-2 ऑप्शन दे देगा, उसमें एग्जाम्पल में आपको पूछा जाएगा। ठीक है, अब आइए दोस्तों इसमें
अब आ जाइए दोस्तों, इसमें है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा में है, इसके अंतर्गत कौन सी आता है? समुद्री जीव आता है, कांटों वाली त्वचा, पुनरुत्थान उत्पादन की क्षमता। उदाहरण इसके अंतर्गत उदाहरण है दोस्तों हेगफिश, स्टारफिश और ब्रिटल स्टार आदि। ठीक है, हेगफिश, स्टारफिश और ब्रिटल स्टार आदि। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों इसमें आ जाइए, इसमें दोस्तों कॉर्डेटा। ठीक है, कॉर्डेटा के अंतर्गत क्या है? कॉर्डेटा में है नोटोकार्ड एवं क्लोम छिद्र उपस्थिति, नालदार तंत्रिका रज्जु। इसके अंतर्गत उदाहरण में क्या है? सभी कोशिकाएं जंतु। इसके उदाहरण में क्या है? सभी कोशिकाएं जंतु है। ठीक है, अब नेक्स्ट की ओर चलते हैं दोस्तों। देखिए फिगर के साथ, अब देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए अब आ जाइए मत्स्य वर्ग में। मत्स्य वर्ग में क्या है दोस्तों? सल्क युक्त त्वचा होता है मत्स्य वर्ग में। उसके बाद क्या होता है? असमतापमापी होता है। उसके बाद द्विकक्षीय हृदय होता है, यानी मत्स्य वर्ग में कितना कक्ष का हृदय होता है, कितना चैम्बर होता है? 2 होता है। अंडज, उसके बाद उदाहरण के लिए क्या है दोस्तों? ट्यूना और रेहू। ठीक है, ट्यूना और रेहू ये क्या है? साल का, इसमें की एक भी हड्डी नहीं होता है। अब आ जाए दोस्तों इसमें है साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा में देख लीजिए दोस्तों, साइक्लोस्टोमेटा देखिए, साइक्लोस्टोमेटा में है कि जबड़े रहित कशेरुकी होता है। इसमें जबड़े रहित कशेरुकी होता है। ईल के आकार का शरीर होता है। उसके बाद सल्क रहित चिकनी त्वचा। इससे उदाहरण है लेम्फ्रे, उसके बाद हे मछली का नाम है। एक है लिम्फ्रे, दूसरा है हे मछली, ये एग्जाम्पल है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम स्तनपायी में। स्तनपायी में देखते हैं क्या क्या होता है। स्तनपायी में जैसे देखो, ये समतापी हो गया। ठीक है, 4 कक्षीय हृदय हो गया। इसमें 4 का मत्स्य वर्ग में कितना था? 2 था। इसमें स्तनपायी में 4 कक्षीय हृदय हो गया। उसको इसमें दूध ग्रंथि होता है। ठीक है, उसके बाद शिशुओं को जन्म देता है ये। इसके अंतर्गत उदाहरण क्या क्या है? चूहा हो गया, मनुष्य हो गया और चमगादड़ हो गया। चूहा, मनुष्य और चमगादड़। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। स्तनपायी के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो चूहा, मनुष्य और चमगादड़। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। आगे है मेरा जल स्थलचर। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं? एम्फीबिया ग्रुप के अंतर्गत आता है। ठीक है, एम्फीबिया ग्रुप के अंतर्गत आता है दोस्तों क्या है? श्लेष्म ग्रंथियों का त्वचा युक्त। उसके बाद है दोस्तों त्रिकक्षीय हृदय। ठीक है, एम्फीबिया वर्ग में कितना होता है? 3 कक्षीय हृदय होता है। फेफड़ा, एक वृक्क होता है फेफड़ा। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों क्या होता है? जल एवं स्थल दोनों पर निवास करता है। कौन? एम्फीबिया वर्ग में जल एवं स्थल दोनों पर निवास करते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है कौन कौन? मेढक और टोड। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है दोस्तों मेढक और टोड, इसका एग्जाम्पल होता है। मेढक देखते हैं पानी में भी रहता है और ऊपर में भी रहता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? जल स्थलचर एम्फीबिया वर्ग कहते हैं। अब आ जाइए दोस्तों पक्षी में। पक्षी में क्या किया है? पक्षी में है कि समतापी होता है पक्षी में। ठीक है, 4 कक्षीय हृदय होता है। उसके बाद पैरों से ढका शरीर होता है। ठीक है, पर मतलब क्या हो गया? वो जो पंख होता है, परों से ढका शरीर हो गया। अब एग्जाम्पल में इसका क्या है? सभी पक्षी, जितना भी पक्षी है तो वो सब पक्षी तो होगा ही, तो वही है कि पक्षी वर्ग में। अब आ जाइए सरीसृप में। सरीसृप में क्या क्या है? असमतापी होता है। उसके बाद सल्क युक्त होता है, त्रिकक्षीय हृदय होता है, ठोस कवच युक्त अंडे होता है। इसके एग्जाम्पल में है कछुआ, सांप, छिपकली और मगरमच्छ। ठीक है, सरीसृप के अंतर्गत ये सब आता है। अब देखते हैं दोस्तों आगे। तो ये मेरा दोस्तों आज इतना, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। यहाँ तक आप कंप्लीट कर लीजिए और सेशन को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अगर अच्छा लगे तो, ताकि हम और इससे आगे बनाएं और आने वाले परीक्षा जो भी हो, एग्ज़ाम ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, वो सब में आपको फ़ायदा करेगा। और ये सबसे अच्छी बात है कि ये चित्र के साथ साथ टॉपिक वाइज दिया गया है इसमें, जिससे कि डायरेक्ट आपके माइंड पे हिट करेगा और वो आपको बहुत अच्छे से लंबा दिन तक याद रहेगा। चलिए, अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय, जय हिंद।